प्रोटीन वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोटीन मीन्स होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। प्रोटीन मीन्स होल्डिंग फर्स्ट प्लेस यानी पहले स्थान पर आने वाला। और ऐसा इसको क्यों बोला गया? क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म का 10 से 15% हिस्सा कवर कर लेता है। प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूट्स 10 to 15% इन प्रोटोप्लाज्म, दैट इज वाई इट हैज़ बीन कॉल्ड प्रोटीन, इसीलिए इसको प्रोटीन बोलते हैं। और होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, ठीक है। प्रोटीन एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। प्रोटीन क्या होता है? एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। प्रोटीन के फॉर्मेशन में मेनली जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कौन होता है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एलिमेंट्स मेनली प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में। और इसके अलावा मैं बोलूँ तो इसके अलावा सल्फर, फॉस्फोरस और कुछ मेटल्स भी होते हैं, जैसे एग्जांपल आयरन, Fe, ये भी प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में। प्रोटीन जो है, अगर इसको हम एक शब्द में एक्सप्लेन करना चाहें, एक शब्द में इसकी डेफिनेशन बोलना चाहें, तो हम बोल देंगे कि ये एक हेटेरोपॉलीपेप्टाइड है। क्या है ये? एक हेटेरोपॉलीपेप्टाइड है। तो इतने सारे शब्द हैं, इनका अलग अलग मीनिंग देखो। हिट्रो मतलब डिफरेंट, हिट्रो मतलब डिफरेंट, पॉली मीन्स मैनी, पेप्टाइड एक टाइप का बॉन्ड होता है, पेप्टाइड एक टाइप का बॉन्ड होता है। सो डिफरेंट, मैनी और बॉन्ड। डिफरेंट क्या है? देखो, ये जो प्रोटीन होते हैं ये बहुत सारी डिफरेंट मोनोमर से मिलकर बनते हैं। देखो, प्रोटीन है ये एक पॉलीमर है, ठीक है, और पॉलीमर बहुत सारी मोनोमर यूनिट से मिलकर बनते हैं। अब ये मोनोमर यूनिट्स डिफरेंट होती हैं, इसीलिए इसको हिट्रो बोला गया है। पहले ये मोनोमर यूनिट्स अलग अलग होती हैं, ठीक है, और पॉली यानी बहुत सारी मोनोमर यूनिट से मिलकर के उनके जो मोनोमर यूनिट्स होते हैं उनके बीच में जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है तब उसको प्रोटीन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? हिट्रोपॉलीसेकेराइड बोलते, हिट्रोपॉलीपेप्टाइड बोलते हैं प्रोटीन को। और हिट्रोपॉलीपेप्टाइड के साथ ये बोलते हैं कि ये प्रोटीन क्या होता है? एक पॉलीमर होता है। हिट्रो मीन्स डिफरेंट, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स जब पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन होती हैं तब उस पॉलीमर को या उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोटीन। और ये मोनोमर यूनिट्स अगर मैं आपसे पूछूं कौन होती हैं तो ये होती हैं अमाइनो एसिड्स। ये मोनोमर यूनिट्स मैं आपसे पूछूं कौन होती हैं तो ये होते हैं अमाइनो एसिड्स। यानी अमाइनो एसिड्स वो मोनोमर यूनिट है जो प्रोटीन बनाते हैं, यानी अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है भाई साहब, अब अमाइनो एसिड क्या होते हैं हमें पढ़ना है ये। अब ये अमाइनो एसिड एनसीईआरटी में एक लाइन में बहुत ही सुंदर तरीके से इसको प्रेजेंट किया हुआ। भाई साहब क्या गजब की लाइन है कि दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स। एनसीईआरटी ने बोला है कि अमाइनो एसिड्स सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स होती हैं। अब भाई ये सब्सटीट्यूटेड मीथेन क्या होती है ये देखते हैं। अरे मीथेन क्या होती है पहले तो ये बताओ। मीथेन CH4 यार, एक कार्बन जिसे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हों उस चीज़ को मीथेन बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को मीथेन बोलते हैं। जैसे मैंने एक मीथेन कंसीडर की जो मैंने पर्पल पेन से लिखा हुआ है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ये हो गई हमारे पास मीथेन। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अगर मान लो मैं ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको यहाँ से हटा करके, इसको यहाँ से हटा करके इसकी जगह एक अमाइन ग्रुप लगा दूं, एक NH2 लगा दूं, तो क्या आपको कोई दिक्कत है? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैं मतलब कर रहा हूँ। देखो मैं करने के बाद में क्या बनता है देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह NH2 एक अमाइन ग्रुप लगा दिया। मैंने ये वाला हाइड्रोजन रिमूव किया, इसको हटा करके मैंने इसकी जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, COOH लगा दिया, एसिडिक ग्रुप लगा दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया। और अब देखो ये लास्ट वाला हाइड्रोजन ये बचा है ना, ये वाला, इस हाइड्रोजन के साथ मैंने क्या किया, इसको भी हटा दिया, लेकिन इसकी जगह मैंने कोई भी वेरिएबल ग्रुप लगाया। मतलब मुझे नहीं पता मैं क्या लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने कोई वेरिएबल R ग्रुप लगा दिया, वेरिएबल R ग्रुप, यानी कोई भी ग्रुप इसकी जगह लगा दिया। कोई मतलब पता नहीं है मुझे, वेरिएबल है, वेरिएबल एनी ग्रुप लगा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो जब मैं ये सब चीज़ें रिप्लेस कर दूंगा, मतलब इन हाइड्रोजन्स को इन तीनों चीज़ों के द्वारा सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी ना। ये कार्बन यहाँ पे NH2 आ जाएगा, COH आ जाएगा, H आ जाएगा, R आ जाएगा।
भाई साहब ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, ये क्या है, ये मीथेन को सब्स्टिट्यूट करने से बनी है, तो इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। और यही है हमारा और आपका अमाइनो एसिड, यही है हमारा और आपका अमाइनो एसिड, यही है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। समझ रहे हो, ये है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ठीक है। ये है अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड है, ठीक है। एक बात मुझे आपको बतानी है, देखो ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, या फिर मैं बोल दूँ ये कार्बन, मैंने यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन लिखा हुआ है, ये मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो, ये जब कार्बन से मैंने अलग अलग ग्रुप्स को ज्वाइन कर दिए तो मेरे पास क्या बना, अल्फ़ा अमाइनो एसिड बनता है। अरे सॉरी, मैं ये तो बाद की बात है, एक दिन कट कर दो इस चीज़ को। देखो वापस देखो, ये मैंने इस कार्बन से ये देखो अलग अलग ग्रुप अटैच है ना, ये NH2 है, ये वेरिएबल ग्रुप है, ये COH है, ये H है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं हम अल्फ़ा कार्बन, ये कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। मतलब मीथेन को जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन के बाद ये जो कार्बन होता है ना मीथेन का, इसको अल्फ़ा कार्बन बोला जाता है, अल्फ़ा कार्बन। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इसको अल्फ़ा कार्बन, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इसको अल्फ़ा कार्बन बोला जाता है। और इसको अल्फ़ा कार्बन बोला जाता है तो ये जो अमाइनो एसिड इससे बनता है ना, इस अमाइनो एसिड को बोल दिया जाता है अल्फ़ा अमाइनो एसिड। इस अमाइनो एसिड को बोल दिया जाता है अल्फ़ा अमाइनो एसिड, अल्फ़ा कार्बन से बना हुआ अल्फ़ा अमाइनो एसिड। ठीक बात है कि नहीं, सही है ना, बोलो ना, सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक बात बताऊं क्या, ये NH2 ग्रुप, ये COOH ग्रुप और ये हाइड्रोजन, ये तीनों फिक्स होते हैं एक अमाइनो एसिड के अंदर। ऑल थ्री ग्रुप्स दैट आर NH2 अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हाइड्रोजन रिमेन सेम इन ऑल अमाइनो एसिड। यानी सारे जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं उनमें ये तीनों ग्रुप सेम रहते हैं। तो फिर फ़र्क किस चीज़ का आता है, सब जो जितने भी टाइप के अमाइनो एसिड है उनमें फ़र्क केवल इस वेरिएबल ग्रुप R की वजह से आता है। मतलब इस R को अगर आप अलग अलग रखते जाओगे तो आपके पास अलग अलग टाइप्स के अमाइनो एसिड आते जाएंगे और सब टाइप के अमाइनो एसिड में ये तीनों ग्रुप सेम रहते हैं, ठीक है। ओके, बात ख़त्म। जैसे ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप क्या क्या हो सकता है, ये R ग्रुप कैन बी, यहाँ पे R की जगह आप हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हो, CH3COOH यूज़ कर सकते हो, CH2COH यूज़ कर सकते हो, CH2NH2 यूज़ कर सकते हो, CH3 यूज़ कर सकते हो, CH2CH3, एक साइक्लिक रिंग भी लगा सकते हो। तो साइक्लिक रिंग लगा दोगे तो आपके पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड बन जाएगा, ठीक है, एरोमेटिसिटी आ जाएगी, एरोमेटिक अमाइनो एसिड बन जाएगा। OH कर दोगे तो एल्कोहलिक अमाइनो एसिड बन जाएगा। SH तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड बन जाएगा। SH है ना, SH, S मतलब सल्फर, SH लगा दोगे तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड बन जाएगा, ठीक है भाई साहब। ओके, ये जो इफ़ R ग्रुप इज़ हाइड्रोजन, अगर मान लो ये जो वेरिएबल R ग्रुप है ये मैं हाइड्रोजन लगा दूँ, छोटे से छोटी चीज़ मैं हाइड्रोजन लगा दूँ, तो हाइड्रोजन लगाने पर जो अमाइनो एसिड बनेगा ना, वो अमाइनो एसिड सिंपलेस्ट होगा मेरी जान, वो अमाइनो एसिड सिंपलेस्ट होगा। और वो अमाइनो एसिड सिंपलेस्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। मतलब एक ऐसा ग्लाइसिन अमाइनो एसिड जो होता है वो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। वो कैसे बनता है, वो R की जगह H लगाने से बनता है। यानी वेरिएबल ग्रुप को जब हम हाइड्रोजन ले ले तब हमारे पास जो अमाइनो एसिड बनता है वो ग्लाइसिन बनता है। ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर फिर कैसी हो जाएगी, ये तीनों तो सेम रहते हैं सब में, और यहाँ पर ये H लगा दिया, ग्लाइसिन बन गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कायरल कार्बन का कॉन्सेप्ट। कायरल कार्बन क्या होता है, जब एक कोई कार्बन है उससे एक कार्बन से मैक्सिमम 4 ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, और चारों ग्रुप अगर डिफरेंट हो, ये A, ये B, ये C, ये D, चारों ग्रुप अगर डिफरेंट हो एक कार्बन से, यानी चारों डिफरेंट ग्रुप्स कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो इस कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं। हम ये बोलते हैं कि ये कायरलिटी शो करता है ना। और अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लोगे ऑर्गेनिक में, आइसोमेरिज्म में, कि जो कायरल कार्बन होता है
जो कायरल कार्बन होता है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है ना, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि जो भी स्ट्रक्चर है उसमें कायरल कार्बन होना चाहिए। जो भी हमें गिवन स्ट्रक्चर है उसमें अगर कायरल कार्बन नहीं हुआ ना, तो कायरल कार्बन नहीं हुआ तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और कायरल कार्बन हुआ तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ओके, अच्छी बात है। तो भाई साहब अगर ये यहाँ पे मैंने वेरिएबल आर ग्रुप हाइड्रोजन लगा दिया ग्लाइसिन में, तो अब एक बात देखो, ये कार्बन से हाइड्रोजन COH NH2, तो ये दो हाइड्रोजन के ग्रुप सेम हो गए। अब सेम हो गए तो ये क्या हो गया, कार्बन ये ए कायरल हो गया, यानी ये कार्बन अब कायरल नहीं है, कायरल कार्बन एब्सेंट है ग्लाइसिन में, और कायरल कार्बन एब्सेंट है तो उस केस में ये कैसी होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। ऑप्टिकली क्या होगी, इनएक्टिव होगी, समझ रहे हो? ओके, तो मतलब ग्लाइसिन क्या होती है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। ओके, बात ख़त्म। अच्छा, अगली बात ये है कि ऑल अमाइनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। जो सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, ये मतलब कथित बात है, ये एकदम श्योर बात है, या बोल सकते हैं यूनिवर्सल बात है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन ये ग्लाइसिन जो है ना, ये सुसरी ग्लाइसिन है ना, ये ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती, इनएक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कायरल कार्बन नहीं होता। ठीक है, ओके। ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एक्सेप्ट ग्लाइसिन एंड प्रेजेंट इन L and D फॉर्म। देखो, अगर कोई चीज़ कायरल होती है, कोई कंपाउंड कायरल होता है, तो वो दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर तो L फॉर्म में या D फॉर्म में। जैसे मान लो जो अमाइनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं वो सारे अमाइनो एसिड L या D फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब LD का मतलब क्या होता है, देखो ये जो अमाइन ग्रुप है इसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। जैसे ये हमारी स्ट्रक्चर है, इसमें अमाइन ग्रुप ये लेफ़्ट की तरफ है, जैसे मान लो इसमें लेफ़्ट की तरफ है, तो जब ये अमाइन ग्रुप लेफ़्ट की तरफ होता है तब तो हमारे पास जो फॉर्म आती है वो होती है L फॉर्म, और अगर ये लेफ़्ट की तरफ नहीं होता, यानी लेफ़्ट में अमाइन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, तो जो स्ट्रक्चर आती है वो होती है, क्या होती है बोलो, D। तो L and D फॉर्म होती हैं। ओके, चलो अच्छी बात है। अब बात आती है यूकैरियोट्स की, कि जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, यूकैरियोट्स में ऑल अमाइनो एसिड्स आर जनरली L फॉर्म, यानी यूकैरियोट्स में जनरली अमाइनो एसिड जो होते हैं वो L फॉर्म वाले होते हैं। L फॉर्म वाले कौन से होते हैं, जिनके अंदर अमाइन ग्रुप लेफ्ट में प्रेजेंट हो, है ना। लेकिन प्रोकैरियोट्स में और कुछ एंटीबॉडीज़ में भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ भी मतलब कायरल एकायरल होती हैं। तो प्रोकैरियोट्स में और एंटीबॉडीज़ में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, एंटीबॉडीज़ में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो डी फॉर्म के होते हैं, और यूकैरियोट्स में एल फॉर्म के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सही बात है, ओके, बात समझ में आई ना। अब आगे की बात ये है कि ये जो अमाइनो एसिड्स है ना, ये अल्फ़ा कार्बन से बनते हैं, इसलिए इनको हम अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। बोलो क्या, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये अल्फ़ा कार्बन से बनते हैं, मतलब ये बीच में जो कार्बन, इसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं ना, इसीलिए ये अमाइनो एसिड्स क्या कहलाते हैं, अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, सही है कि नहीं है? ओके। सो अब हमें एक बात तो पता चल गई कि ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, दीज अमाइनो एसिड शो वेरिएशन इन आर ग्रुप, यानी अमाइनो एसिड्स आर ग्रुप में वेरिएशन शो करते हैं। ओके, सही बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 150 to 300, 150 से लेकर के 300 अमाइनो एसिड्स आर डिस्कवर्ड फ्रॉम विच, मतलब अभी तक लगभग 150 से लेकर के 300, आप नंबर थोड़ा सा याद रख लेना, अभी तक 150 से लेकर के 300 तक अमाइनो एसिड्स डिस्कवर हो चुके हैं। और इतनों में से, मतलब इनमें से केवल 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं
इन 150-300 में से केवल 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो प्रोटीन्स बनाते हैं। इनमें से केवल 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो प्रोटीन्स बनाते हैं। अब ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको हम प्रोटीन अमाइनो एसिड्स भी बोल देते हैं। समझ में आ रही है बात भाई? 20 टाइप के अमाइनो एसिड ऐसे हैं, ये याद रखेंगे आप एग्जैक्ट कि 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको हम प्रोटीन अमाइनो एसिड्स भी बोलते हैं। अच्छा, ये 20 के अलावा जो बाकी बच गए उनका क्या? ये जो बाकी बच गए ना, इनको हम नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। ये जो बाकी के बच गए इनको हम नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड बोलते हैं, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड बोलते हैं। अब ये नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स लिमिटेड है, ये आपको मतलब मैं 2-3 एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, या आप कहाँ पढ़ोगे? ये क्या है कि ये नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड, ये जो कुछ साइकिल्स होती हैं उनके बीच में बनते हैं। जैसे यूरिया फॉर्मेशन की साइकिल है या कोई नाइट्रोजन की साइकिल है, इनमें बीच में ये कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में बनते हैं, इनका कोई काम एक्चुअली होता नहीं है। ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, जैसे एक गाबा है, गाबा क्या है? इसकी फुल फॉर्म देखो, गामा, जी से गामा, ए से अमाइनो, बी से ब्यूटायरिक, ए से एसिड, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। ये एक नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड तो है लेकिन ये कोई प्रोटीन नहीं बनाता, समझ रहे हो? ये ऐसा अमाइनो एसिड है, ये प्रोटीन नहीं बनाता, तभी तो ये नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है। ये करता क्या है? इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ये न्यूरो इनहिबिटर होता है। क्या होता है ये न्यूरो इनहिबिटर होता है। और न्यूरो इनहिबिटर क्या काम करता है? देखो, न्यूरॉन्स के थ्रू, आपने न्यूरो ट्रांसमीटर सुना होगा, वैसे ही न्यूरो इनहिबिटर होता है कि जो न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जाते हैं उनको रोकने का काम, इनहिबिट करने का काम करता है न्यूरो इनहिबिटर। तो गाबा क्या होता है? न्यूरो इनहिबिटर होता है। ये गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड है, ये नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है, नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स, यानी ये प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करता। ओके, इन एक्वस सॉल्यूशन अमाइनो एसिड्स, देखो अमाइनो एसिड्स को जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तब क्या होता है एक्चुअली इन एक्वस सॉल्यूशन अमाइनो एसिड, जो COOH ग्रुप होता है ना अमाइनो एसिड का, अमाइनो एसिड बोला था ना, COH ग्रुप होता है और एक NH2 ग्रुप होता है, तो उसमें जो एसिडिक वाला ग्रुप होता है ना COH, ये ग्रुप अपना एक H पॉजिटिव डोनेट करके, एक प्रोटोन डोनेट करके क्या बनाता है? COO नेगेटिव, एक डोनेट कर देगा, क्या बना लेगा? COO नेगेटिव बना लेगा। अब ये एसिड है, तो एसिड क्या बनाते हैं? हमेशा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, वीक बेस बनाते हैं। तो एसिड का कॉन्जुगेट क्या हो गया? वीक बेस हो गया। और जो NH2 है ये बेस है, ये क्या करेगा? ये एक H पॉजिटिव ले लेगा और H पॉजिटिव लेने के बाद में ये NH3 पॉजिटिव बनाएगा, एक वीक एसिड। बेस का कॉन्जुगेट एक वीक एसिड बना लेगा, ठीक है? तो कुल मिलाकर के अमाइनो एसिड के COH के साथ तो ये हुआ एक्वस सॉल्यूशन में, और NH2 ग्रुप के साथ, अमाइन ग्रुप के साथ ये हुआ एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है? तो अगर हम इसको स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करें कि जो अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंज हुआ, जैसे ये अपने पास अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर हो गई तो अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर में एक्वस सॉल्यूशन में क्या हुआ? NH3 पॉजिटिव बन गया और COO नेगेटिव बन गया एक्वस सॉल्यूशन में। ये R ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है? अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये तो वीक बेस है, ये एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है? तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो अमाइनो एसिड होते हैं वो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एम्फोटेरिक कौन होता है? जो एसिड प्लस बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। तो अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है? अब एक पॉइंट आता है कि pH पॉइंट एट विच नेट चार्ज ऑन अमाइनो एसिड इज 0, मतलब ऐसा pH का पॉइंट जहां पर ये जो अमाइनो एसिड दिख रहा है इस पर नेट चार्ज 0 हो जाएगा, मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा। वो जो पॉइंट है pH का, मतलब नेट चार्ज इज 0, वो जो पॉइंट है ना pH का, उसको बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ध्यान में रखना, अमाइनो एसिड का ऐसा पॉइंट जहां पर उस पर नेट चार्ज 0 हो जाएगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, उस पॉइंट को बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। उस पॉइंट को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर क्या होता है? अमाइनो एसिड विल नॉट शो एनी मूवमेंट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी
आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर जब कोई अमाइनो एसिड होता है तो उसको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे या उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मोशन शो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उस अमाइनो एसिड पे। सो एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन अमाइनो एसिड विल नॉट शो एनी मूवमेंट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ। खत्म, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास कि अमाइनो एसिड मीन्स अमाइनो एसिड आर ज़ुविटर आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन में अमाइनो एसिड ज़ुविटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये ज़ुविटर आयन क्या होता है? देखो जैसे ये देखो, अमाइनो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में ये बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में ये बनाते हैं, तो ये बनाते हैं तो इसका मतलब ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों साथ में प्रेजेंट हो उसको हम ज़ुविटर आयन बोलते हैं, उसको हम ज़ुविटर आयन बोलते हैं। मीन्स अमाइनो एसिड आर ज़ुविटर आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ज़ुविटर आयन क्या होता है? बोथ एनाइन एंड कैटायन पाथ। खत्म, ओके। अब बात है आगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड या प्रोटीन आर ड्यू टू देयर। देखो जो अमाइनो एसिड है या जो प्रोटीन है, अब अमाइनो एसिड से प्रोटीन बना, तो अमाइनो एसिड है या प्रोटीन है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस पर डिपेंड करती हैं, वो कैसे चेंज होती हैं? तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यार, अमाइनो एसिड के अंदर 3 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं कुल मिला के। ये मतलब चौथा तो हाइड्रोजन है, उससे तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। एक तो ये एसिडिक ग्रुप है COH, एक अमाइन ग्रुप है NH2 और एक आर वेरिएबल ग्रुप है ये। तो इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन तीनों ग्रुप्स पे डिपेंड करती हैं, एक तो COOH पे, एक NH2 पे और एक वेरिएबल R ग्रुप पे, ठीक है, ओके। जैसे मैं आपको शो करता हूँ कैसे डिपेंड करती है। देखो ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ओके। इस अमाइनो एसिड को मान लो मैंने यहाँ पर R की जगह न्यूट्रल रख दिया, मतलब कोई भी न्यूट्रल मैं बोल सकता हूँ, कोई ऐसा ग्रुप रखा जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल ग्रुप मैंने रख दिया, ठीक है। तो ये जो अमाइनो एसिड होगा पूरा, मतलब जब R को मैंने एक न्यूट्रल ग्रुप से सब्सटीट्यूट कर दिया, ध्यान से सुनना, तो ये जो अमाइनो एसिड होगा ये कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। भाई साहब देखो, इसके कारण इस पे कोई चार्ज है नहीं, इस पे कोई चार्ज है नहीं, अभी सिंपल है, एक्वस में भी नहीं है, सिंपल है, तीनों हर चीज़ सेम है। अगर यहाँ पे मैंने एक न्यूट्रल रख दिया तो बस सब न्यूट्रल ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, नेट चार्ज क्या होगा? 0 होगा, ठीक है, ओके। अब मान लो सेकंड केस में मैंने यहाँ पर एक NH2 ग्रुप रख दिया, ये वेरिएबल, ये जो R ग्रुप है ना, R को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया NH2 से। तो NH2 से सब्सटीट्यूट किया तो एक बात बताना, ये जो अमाइनो एसिड होगा, ये अमाइनो एसिड पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, क्योंकि देखो NH2 क्या बनाता है? NH3 पॉजिटिव बनाता है, और फिर यहाँ पर 2 NH2 आ जाएंगे तो डबल 2 चार्ज हो जाएंगे, NH3 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे और नेगेटिव तो केवल एक होगा, CO नेगेटिव। तो जिन चीज़ों में पॉजिटिव चार्ज होता है, जिन कंपाउंड्स, वो कैसे एसिडिक नेचर के होते हैं, तो ये कैसा बन जाएगा? एसिडिक अमाइनो एसिड बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? ओके। तो अमाइनो एसिड नेट चार्ज कैसा होगा? इस पे पॉजिटिव होगा, 2 पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो नेट चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव अमाइनो एसिड वाले, पॉजिटिव चार्ज वाले एसिडिक नेचर के होते हैं। और अगर मान लो तीसरे केस में मैं क्या करूं? तीसरे केस में मैंने यहाँ पर COOH लगा दिया, यानी ये एसिडिक, मतलब इस बार क्या किया मैंने? नेगेटिवली चार्ज ग्रुप मतलब COH ग्रुप रख दिया। तो COH ग्रुप रख दिया मैंने R की जगह। तो एक बात बताओ, अमाइनो एसिड कैसा हो जाएगा? इस यहाँ पर 2 तो नेगेटिव चार्ज होंगे, क्योंकि 2 COH हो गए तो दोनों COO नेगेटिव बनाएंगे, तो 2 तो COOH हो गए, तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गए और अकेला NH2 यानी 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कुल मिलाकर के पूरे मॉलिक्यूल पे देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। तो नेगेटिवली चार्ज जो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो ये बेसिक अमाइनो एसिड हो जाएगा। तो तुम एक चीज़ देखो ना कि मैं जब R ग्रुप को चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे इस अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा है। अरे आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या आ रहा है भाई? अब मैंने यहाँ पे NH2 रखा तब ये एसिडिक नेचर का, जब मैंने COH रखा तो ये बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो चेंज आ रहा है प्रॉपर्टीज़ में। चलो, तो मतलब R ग्रुप के चेंज होने से चेंज होता है। अगर अब मान लो दूसरे केस में मैं R को न्यूट्रल रख दूं, मैं R को चेंज करूँ ही नहीं, R को मैंने न्यूट्रल रख दिया, ओके। अब
आर को न्यूट्रल रखने के बाद में मैं अगर आर न्यूट्रल होगा तो मैंने देखो एक्वा सॉल्यूशन में NH3 पॉजिटिव और ये CO नेगेटिव ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है अपना, मतलब वो अमाइनो एसिड है, ये हाइड्रोजन और वो आर ग्रुप, आर तो न्यूट्रल रख दिया तो मैंने केवल इतना लिखा है, ठीक है। अब इसको मैं अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालूंगा, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव ज़्यादा होता है, तो H पॉजिटिव ज़्यादा होता है तो एसिडिक सॉल्यूशन में, ये तो NH3 पॉजिटिव, इसने तो अपना H पहले से ले रखा है कहीं से, मतलब सॉरी बॉन्ड COOH हो जाएगा क्योंकि ये CO नेगेटिव, यहाँ पर एक हाइड्रोजन की कमी है और एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ चिपक जाएगा। तो अब ये कैसा बना है, ये कैटायन बन गया, ठीक है। इस केस में कैटायन मतलब आर ग्रुप में इस बार चेंज नहीं कर रहा हूँ, इस बार मैं केवल एसिडिक बेसिक ग्रुप चेंज कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, इसको मीडियम अलग अलग प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने इस बार एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया तो ये कैटायन बना है। और अगर मान लो यहाँ पर ही मैं इस आर को न्यूट्रल रख रहा हूँ और फिर मैंने क्या चेंज किया, इस बार इसको बेसिक एनवायरनमेंट में रख दिया, बेसिक मैंने क्या कर दिया, इसको बेसिक सॉल्यूशन में रख दिया। तो इस केस में क्या होगा, NH2, इस बेसिक सॉल्यूशन में H की कमी होती है, OH ज़्यादा होते हैं, तो OH ज़्यादा होते हैं, H की कमी होती है, तो ये NH3 पॉजिटिव अपना एक H दे देगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CO नेगेटिव ऐसा कैसे रहेगा। तो इस बार एनायन बना है, तो यहाँ कैटायन है, यहाँ एनायन है, तो कैटायन एनायन भी अलग अलग होते हैं प्रॉपर्टीज़ में। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जो ये तीनों ग्रुप्स हैं COOH NH, देखो यहाँ पर ये अलग फंक्शन कर रहा है एसिडिक ग्रुप में NH3, यहाँ पर बेसिक में अलग फंक्शन कर रहा है NH3 COOH, सब मतलब हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो फिजिकल, एक्चुअली बात सही है कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ अमाइनो एसिड की NH3 ग्रुप पर, सॉरी NH2 ग्रुप पर, COH पर और R ग्रुप पर डिपेंड करती हैं। बात सही है कि नहीं है? ओके। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो जब जब वर्ड में बोलूँगा टाइप्स तो आप पूछेंगे इसका बेस क्या है, बोलो किस बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है। तो भाई बेस इसका ये ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस इन द बॉडी और नॉट, मतलब क्या है कि क्या अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हो रहा है नहीं हो रहा, इसके बेसिस पे हमने अमाइनो एसिड को दो टाइप में क्लासिफाई कर दिया, एक तो असेंशियल और एक नॉन असेंशियल, ठीक है। ये जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, ये असेंशियल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, इनको हमें बाहर से फूड सप्लीमेंट के थ्रू लेना पड़ता है, फूड से हमें प्राप्त होते हैं, फूड से हमें मतलब बाहर से लेना पड़ता है, इनको हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, इसलिए बॉडी बाहर से लेने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, ठीक है। मतलब असेंशियल है, ये बाहर से हमें लेना पड़ता है, सिंथेसाइज नहीं होता। अब ये असेंशियल अमाइनो एसिड 10 होते हैं और नॉन असेंशियल भी 10 ही होते हैं, आपको इनको याद करना है, ओके। इनको याद करने की वैसे ट्रिक्स बहुत सारी होती हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। अगर आपको इसकी ट्रिक जाननी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रा खोल के देखना, वहाँ पर एक लिंक है, उस पर पटक से क्लिक करना और फिर पटक से आपके सामने एक वीडियो आएगा, वो देख लेना, उसको लाइक कर देना और वो देखना, वहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताई है असेंशियल नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड को लर्न करने की, ठीक है। असेंशियल अमाइनो एसिड, असेंशियल अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं, एक तो मिथियोनिन, थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलेनाइन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो ये 10 हमारे पास असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। इनमें से ये जो लास्ट वाले दो हैं आर्जिनिन और हिस्टिडीन, इनके साथ एक किस्सा है। अच्छा सर ये बताना, ये इनको सीरियल वाइज याद करना है क्या, ये दूसरे पे थ्रियोनिन, तीसरे पे वैलिन? नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको किसी भी ऑर्डर में आप याद कर सकते हैं, ऐसा कोई वो फास्ट रूल नहीं है। अब देखो मैं बता रहा था आर्जिनिन और हिस्टिडीन के साथ एक किस्सा है कि ये दोनों जो अमाइनो एसिड्स हैं ये एसेंशियल हैं और ये अब मतलब एक्चुअली ये सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। ये कैसे हैं, ये सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। सेमी एसेंशियल कैसे, सेमी एसेंशियल कैसे ज़रा बता सकते हो? सेमी एसेंशियल मतलब ये हमारे दो फेजेस होते हैं, एक तो चाइल्डहुड और एक अडल्ट। तो जब ग्रोथ फेज़ होती है हमारी, चाइल्डहुड फेज़ होती है, तो उस केस में उस टाइम पर तो ये सिंथेसाइज होते नहीं है बॉडी में, मतलब जब हम बच्चे होते हैं तब तो हमें आर्जिनिन और हिस्टिडीन बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हुए, असेंशियल। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, अडल्ट फेज़ में आ जाते हैं, जब हमारी बॉडी को इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती क्योंकि ग्रोथ वगैरह लगभग मैक्सिमम हो जाती है, तो उस केस में ये बॉडी में सिंथेसाइज होने लग जाते हैं। मतलब अडल्ट स्टेज में तो सिंथेसाइज होते हैं बॉडी में, चाइल्डहुड में सिंथेसाइज नहीं होते। तो इसीलिए आर्जिनिन और हिस्टिडीन को हम
सेमी एसेंशियल बोलते हैं यार, सेमी एसेंशियल बोल दिया, ठीक है, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। उसी टाइप से नॉन एसेंशियल बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, इसलिए बाहर से नहीं लेने पड़ते। तो ये कौन से हैं? ग्लाइसिन, सीरीन, टायरोसिन, एलिनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पाराजीन, ठीक है, ओके। अब दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्या है? OTBO, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पे। तो नेचर के बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। एक तो होते हैं एसिडिक, एक बेसिक, एक न्यूट्रल, ठीक है। तो एसिडिक अमाइनो एसिड 2 हैं, आपको ये याद रखने हैं, एक ग्लूटामिक एसिड और एक एस्पार्टिक एसिड। ये तो याद रह ही जाएंगे, एसिड एसिड लिखा हुआ। तो एसिडिक कौन से हुए? ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। उसके बाद में न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स आते हैं। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स में भी अलग अलग कैटेगरीज हमने बना दी हैं। जैसे कुछ को हमने बोल दिया है एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब जिसके अंदर R ग्रुप प्रेजेंट है। कुछ एलिफेटिक है, जैसे मतलब जो वेरिएबल R ग्रुप है वो अगर हम एलिफेटिक लगा देंगे, अगर एरोमेटिक लगा देंगे तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड बन जाएगा। तो एलिफेटिक न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? ग्लाइसिन और एलेनिन। जैसे ग्लाइसिन में अपन वेरिएबल R ग्रुप की जगह हाइड्रोजन रखते हैं और एलेनिन में CH3 रखते हैं, ओके। एरोमेटिक टायरोसिन, फिनाइल एलेनाइन। एरोमेटिक कौन से? टायरोसिन और फिनाइल एलेनाइन। और अल्कोहलिक जिसमें OH लगा दें, तो अल्कोहलिक के एग्जाम्पल आपको याद रखने, सीरीन और थ्रियोनिन, सीरीन और थ्रियोनिन। और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड 2 होते हैं। एक तो होता है मिथियोनिन और एक होता है सिस्टीन। एक होता है मिथियोनिन और एक होता है सिस्टीन। और फिर हीट्रोसाइक्लिक कौन से होते हैं? एक प्रोलीन होता है, बस आपको ये याद करना है, ठीक है। मेनली इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैंने रेड पेन से टिक कर रखे हैं, ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब बेसिक अमाइनो एसिड भी 3 कैटेगरीज में कर रखे हैं, कुछ एलिफेटिक, कुछ एरोमेटिक, कुछ हीट्रोसाइक्लिक। एलिफेटिक आर्जिनिन और लाइसिन होते हैं, एलिफेटिक आर्जिनिन और लाइसिन होते हैं। एरोमेटिक ट्रिप्टोफेन और हीट्रोसाइक्लिक हिस्टिडीन, ओके भाई साहब, सही है, इनको याद करना है अच्छे से। अच्छा, तुम बोलोगे कि याद करने की क्या ज़रूरत है, हम ऐसे काम नहीं निकाल सकते क्या? ऐसे काम नहीं निकलेगा। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि नीट पे क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज़ नॉट असेंशियल अमाइनो एसिड। मतलब ऐसे पूछ ले कि 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इन चारों अमाइनो एसिड में से कौन सा नॉन असेंशियल है। तो पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सा असेंशियल है, कौन सा नॉन असेंशियल है, तो ये आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। और यहाँ पर भी यही पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक न्यूट्रल अमाइनो एसिड पूछेगा, तो तुम क्या बताओगे वहाँ पर? क्या बताओगे? टायरोसिन और फिनाइल एलानाइन में से सोचोगे कौन सा ऑप्शन दे रखा है। और एरोमेटिक बेसिक बोले तो ट्रिप्टोफेन। तो इसलिए आपको ये एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए एकदम अच्छे से। ट्रिक्स, अनदर वीडियो फॉर ट्रिक्स बोल दिया मैंने, ओके। अब अमाइनो एसिड तो पढ़ चुके हैं, और अमाइनो एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन कैसे बनता है? जब बहुत सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जॉइन होते हैं तब एक जाके प्रोटीन बनता है। तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड टेक्स प्लेस एट लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। जो राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट होती है वहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का सिंथेसिस होता है। और ये कैसे होता है ये हम फर्दर इस चैप्टर के अंदर जो अपन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो इट टेक्स प्लेस एट लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। और इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखना पड़ेगा। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज ये एंजाइम है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। अच्छा, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक 28S rRNA है। अच्छा, 28S, ये क्या बता रहा है तू? ऐसे मत सोचना ये क्या बता रहा है, ये हमारे सिलेबस में ऐसे मत सोचना। जब हम ये पढ़ेंगे एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन वगैरह, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, तब आपको ये देखने को मिलेगा। तो अब आप बस लिख सकते हैं नोट्स में, याद कर सकते हैं। जब उस टाइम पे मैं बोलूँ तो आप समझ लेना कि हाँ यहाँ बताया था। तो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक 28S rRNA है ना, ये एक rRNA है।
और ये एक आरआरएनए होकर के एक एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है, एक एंजाइम है, एक आरआरएनए है, तो इसलिए इसको बोलते हैं राइबोजाइम, इसलिए इसको बोलते हैं राइबोजाइम, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं राइबोजाइम। अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड है ना, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ओके, अच्छा जैसे मान लो ये मैंने एक अमाइनो एसिड लिख दिया NH2C, ऊपर R, नीचे H, और इधर COOH है ना, इसको थोड़ा खोल के मैंने C डबल बॉन्ड OH लिख दिया, ठीक है। और इधर मैंने दूसरा अमाइनो एसिड लिखा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और NH2 ये देखो NH2 और CH, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। ओके, अब बच्चों एक बात बताओ, पता है क्या यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनता है? ये इसका तो OH, मतलब एक अमाइनो एसिड का OH और दूसरे का H, ठीक है, एक अमाइनो एसिड का OH और दूसरे का H, ये यहाँ से मिल करके एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी अब H 2 हो गए, एक हो गया, यानी ये H2O बना। तो यहाँ से जब ये मिलते हैं तो वाटर निकल जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसलिए तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। मतलब वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और उसके बाद में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, देखो यहाँ से डबल बॉन्ड हो, ये इधर है ही, ऐसा कैसे, ये इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, इतने पार्ट को जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से ये देखो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, फिर उसके बाद में बॉन्ड बन गया, ये वाटर तो निकल गया यहाँ से, फिर इधर क्या आएगा N और H, मतलब ये वाटर निकाल के बाकी यहाँ पर क्या एक बॉन्ड बना दो। और फिर इस टाइप के हम बहुत सारे बॉन्ड्स बनाते जाते हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के बीच में। ये देखो होल N कर दें तो हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस हो जाता है, या मैं बोलूँ एक प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है, एक प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है कि देखो बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं, गोले क्या हैं, ये अमाइनो एसिड है, ए अमाइनो एसिड 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 अमाइनो एसिड मैंने शो किए हैं। तो ये क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड है, या मैं बोल दूँ ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो मुझे आपको बतानी है, वो है कि जैसे ये अमाइनो एसिड 1 है, इसके इधर यहाँ तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, कहीं तो अंत होगा, कहीं तो अंत होगा प्रोटीन फॉर्मेशन का। तो जैसे मान लो यहाँ से चालू हुआ है, इधर तो ये जो मतलब जैसे मान लो ये इधर बॉन्ड बना तो इधर तो कुछ नहीं हुआ, ये तो ये एंड तो क्या है, खाली है, ये एंड क्या है, खाली है। तो ये NH2 एक हाइड्रोजन लेकर के NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और NH3 पॉजिटिव ये लेफ्ट एंड होता है, इसको हम बोलते हैं एंड टर्मिनल, समझ रहे हो। यानी जो प्रोटीन होता है इसका लेफ्ट एंड होता है जो NH3 पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव लेफ्ट एंड होता है, इसको बोलते हैं एंड टर्मिनल, इसको एंड टर्माइन या एंड टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से जैसे मान लो यहाँ पे ये है, ये 2 अमाइनो एसिड शो किए हैं, तो मैंने मान लो इनके बीच में बॉन्ड बन गया। अभी इधर वाला CO ग्रुप है, ये खाली रह गया, ये खाली रह गया, तो मतलब कहीं तो एंड आएगा अमाइनो, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ जाएंगे, तो कहीं एक लास्ट अमाइनो एसिड बचेगा जिसका ये वाला ग्रुप यूज़ नहीं होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो CO नेगेटिव बच जाएगा यहाँ पे। और ये बच गया, ये वाला जो राइट एंड है इसको बोलते हैं C टर्मिनल, उसको बोलते हैं एंड टर्मिनल, इसको बोलते हैं C टर्मिनल या टर्माइन आप बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, ये पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन चेन है, ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देयर आर 150 अमाइनो एसिड्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटीन फॉर्मेशन, देन टेल द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब ऐसे बताओ कि इस स्ट्रक्चर में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे जिसमें 150 अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक बात देखो, जैसे एग्जांपल मैं इसका छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास ये 2 अमाइनो एसिड हैं, तो ये 2 अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 2 अमाइनो एसिड के पार्टिसिपेट करने से एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 3 अमाइनो एसिड होते हैं तो 1 2 3, तो एक बॉन्ड तो ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, यानी 3 अमाइनो एसिड होते तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होते हैं, 2, एक यहाँ होता है एक यहाँ होता। तो उसी टाइप से 150 अमाइनो एसिड तो बॉन्ड कितने होंगे, एक कम कर दो, तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल्स टू n-1, n आर द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटीन फॉर्मेशन। तो ये भाई साहब हमने ख़त्म कर लिया, हमने पढ़ लिया प्रोटीन का, नहीं अमाइनो एसिड का एक हिस्सा पढ़ लिया। तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप ऑफ प्रोटीन्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोशिश करूँगा। सो टेक केयर, बाय बाय।
व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, एन्जॉय टुडे। कल हो ना हो।